हो गया। आइए, हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव सेशन जो स्टार्ट किए थे उसमें आप लोग को हम बोले थे कि 2 या 3 दिन तक, जब तक मैथ का वीडियो जा रहा है तब तक समय के अनुसार हम आप लोगों को फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी कंप्लीट कराएंगे। और आज हम लोग जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं लोग, या जो आज हम लोग आप लोग जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन की बात करेंगे लोग। तो आप लोग बालक जितने क्लास में बैठे हुए हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। और ऐसा बात नहीं है कि हम अगर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए हैं तो हम सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव ही बताएंगे। इस ऑब्जेक्टिव के अलावा इस चैप्टर में जितने मेन फैक्ट होंगे, जो आपके एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसको काफी डीपली समझेंगे लोग, समझने का काम भी करेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव बनाने का काम भी करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, खूब इत्मीनान से बालक समझिएगा लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी भी चिकनी या चमकीली सतह पर टकराती है तो वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, और इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है, और इस आपतन बिंदु पर अगर एक लंब हम खींच दें, इसको हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पे होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में हमेशा बराबर होता है। जो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दर्पण की, मिरर। इसमें आप लोगों को पहले बताया जा चुका है दर्पण में कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। खूब इत्मीनान से समझना, सब एकदम आराम से। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। 3 दर्पण होते हैं, यानी कि प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिकल मिरर। ये जो समतल दर्पण होता है, देखिए आप क्लास में ऐसे पिछला वीडियो आप जाकर देखिएगा, मेरा जो पहले से पढ़ा के इसमें डाले हुए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट वीडियो हम बहुत पहले डालते पढ़ाकर, अब जाकर वीडियो में देखिएगा। या फिर आप लोग क्लास में बहुत बार इस बात को बताए हुए कि प्रतिबिंब क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ये सब बात कई बार आपको बता दिया गया है। आज हम लोग बस मेन टॉपिक पर जिक्र करेंगे लोग। यहाँ पर जो ये समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण का मतलब हुआ जिसका परावर्तक सतह समतल हो, एकदम बराबर हो, इसे हम लोग समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। इस समतल दर्पण की खासियत है, इस समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ये काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। अगर 5 मीटर ऊंचा कोई वस्तु है या 5 सीएम ऊंचा कोई वस्तु है, तो जो इमेज बनेगा काल्पनिक, वो भी 5 सीएम का ही होगा, उसमें कोई बदलाव। ये क्वेश्चन आता है, वो कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु के बराबर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण क्या होता है, जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण होता है। इस गोलीय दर्पण में अगर यहाँ पर बाहर की तरफ कलई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और अंदर की तरफ जब कलई हम कर देंगे इसमें, ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। अब ये दोनों बात समझिएगा। अवतल दर्पण जो दर्पण है, ये इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों इमेज बनता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों इमेज बनता है, और उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में भी सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बन रहा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पर रख दिया जाए ताकि इमेज इसका काल्पनिक बन जाए। तो ये बात आप माइंड में अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच, ऐसे समझ लो, मान लीजिए हम एक मुख्य अक्ष यहाँ पर बनाए, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर फोकस हुआ,
ये केंद्र हुआ। यहाँ पर अगर वस्तु को हम रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये उत्तल दर्पण, ये हम बोल रहे हैं कि धंसे हुए भाग पर पेंट किया गया रहता है या उभरे हुए भाग पर पेंट किया गया रहता है, कलर किया गया रहता है, किस प्रकार से होता है चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए आपके सामने हमने एक मिरर लिया, ये एक मिरर है और इस मिरर में ये जो हिस्सा धंसा हुआ है, इस धंसे हुए पार्ट पर कलर किया गया है और ये जो हिस्सा है आप लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, ये हिस्सा उभरा हुआ है और ये हिस्सा क्या है, धंसा हुआ है। इधर वाला ये देखने से आपको स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, आप लीजिए हाथ में और देख बताइए कौन सा हिस्सा धंसा हुआ है और कौन सा हिस्सा इसमें उभरा हुआ है। ये वाला हिस्सा धंसा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम धंसा हुआ पार्ट हो गया इसका। कौन सा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण है। इसका परावर्तक सतह इसको बोलेंगे कि इसको बोलेंगे, इसको, क्योंकि किरण तो यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से किरण रिफ्लेक्ट होगा, ये इसका परावर्तक सतह है। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और जस्ट इसका अपोजिट आपको हो जाएगा अवतल दर्पण। तो ये मान लीजिए इस पर कलर किया गया है तो ये कलर यहाँ से हटा के कहाँ कर दिया जाएगा, इस पर कर दिया जाएगा, ये एकदम प्लेन रहेगा, ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। तो इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार हम आपको बता रहे हैं अवतल दर्पण क्या है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और कर ले, ये देखिए बस ये आपको बेसिक हमने बताया थोड़ा सा दर्पण के बारे में। अब इसके बाद अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, ये बेसिक आपको इतना समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपवर्तन, पहला क्वेश्चन अपवर्तन का ही दे दिया है, तो थोड़ा सा हम अपवर्तन के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं कि अपवर्तन में कौन कौन सा कंडीशन होता है, कौन कौन सा क्या होता है। आइए यही पर हम बताते हैं। लेंस, अपवर्तन का मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है। ऐसे समझिए यह एक कांच का स्लैब हुआ, मान लीजिए यह एक कांच का स्लैब है और इस कांच के स्लैब में कोई लाइट रे यहां से आ रही है, ये हवा है और ये कांच है, कांच है। यहाँ पे हवा में प्रकाश का स्पीड कुछ और होता है और कांच में प्रकाश का स्पीड कुछ और होता है। स्पीड में डिफरेंस के कारण जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम है, याद रखिएगा जिसमें प्रकाश का स्पीड अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं और जिसमें प्रकाश का स्पीड कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपके सामने लिखा गया है, ये हवा है, यहाँ स्पीड अधिक है, ये विरल माध्यम, इसको हम विरल माध्यम बोलते हैं, ये विरल माध्यम है। और ये कांच में स्पीड कम होता है तो ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से या सघन माध्यम में या फिर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब की तरफ झुक जाती है। देखिएगा यहाँ से एक अविलंब खींच दे तो इसको जाना चाहिए था यहाँ से ना, इसको जाना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए था, ये झुक गया यहाँ से और यहाँ झुकने बाद यहाँ से गुजरा। तो ये अविलंब की तरफ झुक जाना ही प्रकाश की किरण का क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो जिस इस बात को थोड़ा समझिएगा डायग्राम के साथ, आप भले कांच के स्लैब के साथ, ये एक कांच का स्लैब आप देख रहे हैं, जिस डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है यह एक कांच का स्लैब है और इस कांच के स्लैब में ये हवा है। तो हम ये बात जानते हैं यहाँ पे हवा में प्रकाश का जो स्पीड होगा, इस हवा में प्रकाश का स्पीड लगभग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में प्रकाश का स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस शीशा में बात करें, इस कांच में बात करें, इस कांच में प्रकाश का स्पीड कम होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप बताइए प्रकाश की किरण यहाँ से प्रवेश करेगी तो इसमें जाएगी, थोड़ा झुक जाएगी, उसका स्पीड कम हो जाएगा और स्पीड कम होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, ठीक उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम, 2 नियम। सबसे पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों की तल पे होता है। और एक होता है आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिस बात को स्नेल साहब ने बोला था 1921 ईस्वी में, स्नेल साहब ने। तो इसको स्नेल के नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रकाश को जाना चाहिए था यहाँ से, गया यहाँ से, ये डिस्टेंस इतना घट गया। इस डिस्टेंस को हम लोग पार्श्विक विस्थापन, बहुत VVI क्वेश्चन कहते हैं इसको, पार्श्विक विस्थापन के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच जो लंबिक दूरी होता है, उस दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं।
अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर बीच में जहां जहां टॉपिक आएगा आपको समझाने के लिए उस प्रत्येक बात को हम आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। ये सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। आगे बढ़िए वाला सेकेंड क्वेश्चन, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाता है। याद रखिएगा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन जो बहुत कम चांस होता है एग्जाम में आने का। ये अवतल दर्पण के समानांतर हो जाता है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन, F बराबर r/2, F बराबर r/2 सत्य है केवल किसके लिए? तो ये गोलीय दर्पण में अवतल के लिए भी सत्य है और उत्तल के लिए भी सत्य है, क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी तथा त्रिज्या संबंध। इसको लिखा जाता है r = f, r = 2f। इसको बोलते हैं त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। r बराबर कितना हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a और b दोनों अवतल तथा उत्तल दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा, इसको साफ कर देते हैं हम। जितना बात समझा रहे हैं कोशिश करिए। देख, आपके तैयारी के लिए आपका एग्जाम है लगभग 2 या 2.5 महीने आपका एग्जाम है। 2.5 महीने समझिए कि आधा दिन तो छुट्टी में, फेस्टिवल में बीत जाता है। संडे आएगा, बीच बीच में कहीं छुट्टी मिलेगा तो उसमें टाइम बीत जाता है। जब आपके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, इस समय रात्रि के समय आपको बुलाकर वीडियो ही बना रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, सुबह पढ़े, शाम पढ़े, रात में पढ़ रहे हैं। जब इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि हम घर पे जाएं तो 2 महीना जो मेरा समय मिल रहा है वो 2 मंथ केवल पढ़ाई पर लगा है। जितने ज्यादा बालक आप इस 2 मंथ में पढ़िएगा उतने बेटर आपका रिजल्ट आएगा। यही 2 मंथ होता है, जितने ज्यादा तैयारी कीजिए। आगे निकलने का सबसे आगे निकलने का सबसे बेटर मौका यही होता है, अपने आप को सबके सामने लाने का। आप अभी क्या है कोई नहीं जानता है, लेकिन आपका रिजल्ट जब आएगा तो सब कोई जान जाएगा कि आपका रिजल्ट कितना है। तो आप कोशिश करिए मेरा रिजल्ट उस लेवल का है ताकि यहाँ तक का क्या, इस चंपारण में लोग हमको जान जाए कि इस नाम का लड़का इस संस्था में पढ़ता था। बात समझ में आ रहा है? ये 2 मंथ अगर आप घूमना फिरना ये सब छोड़ देते हैं, बस पढ़ाई पे लगाते हैं, तो मेरा भी मन करेगा हम आधा घंटा के बजाय 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ाए आपको। मेरा भी इच्छा करेगा कि मेरा स्टूडेंट पढ़ना चाहता है सब, तो हम भी उसको अपने जी जान लगा के पढ़ाए। इतना रात्रि में आपको पढ़ाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप अच्छा नंबर से पास होके अच्छा नंबर लाए। ठीक है, इसलिए आप लोग मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए। हम चाहते तो इस समय वीडियो आपको नहीं बनाते, हम सिंपल आपको बता होता भेज देते। वीडियो बना रहे हैं, उससे कुछ और बच्चे का भी बढ़िया तैयारी कर लेगा, सब पढ़ लेगा सब, और सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको है। आप यहाँ क्लास में ही पढ़े, हम समझाएं आपको। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप घर पे जाकर रूम पर बैठकर एक बार उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो गया, फंस गया, तो आप हमसे फिर पूछ भी सकते हैं। तो आपके लिए समझ जाए ये बेनिफिट है। तो कोशिश करिए जो टाइम आपके लिए मिल रहा है ये पढ़ने का, वो हम इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, सिर्फ क्या करें, केवल पढ़ाई करें। कहा जाता है ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो मेहनत करिए, मेहनत करिएगा, मंजिल जरूर मिलेगी। मेहनत नहीं करिएगा कुछ नहीं हो सकता है, विदाउट मेहनत कुछ नहीं हो सकता है। आप पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। हम लाख पढ़ा दे आपको, आपका रिजल्ट बढ़िया नहीं आ सकता है। आप मेहनत कर दीजिएगा, घर पर ज्यादा पढ़ लीजिएगा, आपका रिजल्ट हमसे पढ़ाने से बेटर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप घर पे जाए तो बस क्या करें, केवल पढ़ाई करें। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो सीरियस हो जाओ, जितने ज्यादा सीरियस होगे उतने मन से हम पढ़ाएंगे। आप सीरियस नहीं होगा, हमारा पढ़ाई पसंद मत हटेगा, मन नहीं करेगा पढ़ाने का। तो जितना टॉपिक आज पढ़ाएंगे, कल आते तब से क्लास में पूछेंगे, डिस्कशन होगा इसके बारे में कि आपने घर पे क्या तैयारी किया, क्या पढ़ाई किया। फर्स्ट चैप्टर हम कहीं हिसाब से पूछ देंगे फिजिक्स का, जिस तरह मैथ का स्टार्ट किया गया था उस तरह साइंस का स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा, बायो चलेगा। तो कोशिश करिए जब हम मेहनत करें आपके लिए तो आप भी मेहनत करिए हमारे लिए। आपका रिजल्ट आएगा तो हमारा भी नाम होगा, आपके गार्जियन का भी नाम होगा। तो मेहनत करिए घर पे जाकर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इतना मोटिवेट करने के बाद भी बालक अगर कोई बच्चा नहीं पढ़े ना, इसका मतलब वो अपने गार्जियन का पैसा बर्बाद कर रहा है, पढ़ना नहीं चाहता, जबरदस्ती उसको कोई पढ़ा रहा है। इतना मोटिवेट करने के बाद तो कोशिश करिए कि मेरे पास अगर आप आए हैं तो बस पढ़ाई का बात हो, केवल पढ़ाई। ऑब्जेक्टिव पढ़िए, जितना पढ़ना है। लघुत्तरीय क्वेश्चन क्लास में आपको बनाया जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा रहे हैं, दोनों मिल रहा है आपको। और इसमें बोले भी है कि जो जितना VVI क्वेश्चन आपको लिख के हम दिए हैं, अब अगला वीडियो में हम बोर्ड पर ही उस क्वेश्चन को बना कर डाल देंगे।
जितना हम बीबीए लिखे हैं मैथ का वो पूरा क्वेश्चन लाइन लाइन इस पर पढ़ा के आपको डाल देंगे ताकि आप एग्जाम के दिन तक आप रिवाइज करते तैयारी करते रहिए, आपका फायदा होगा उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ? अवतल दर्पण, बहुत बढ़िया बाबू, नाम आ गया, स्टार्टिंग में हमने बताया है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वस्तु कहाँ होना चाहिए, पढ़ लेते हैं। मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र नहीं हो सकता है, वक्रता केंद्र नहीं हो सकता है, वक्रता केंद्र पर नहीं हो सकता है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में वस्तु होना चाहिए, तब जाकर वो काल्पनिक प्रतिबिंब बना पाएगा, अन्यथा काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, दर्पण की चौड़ाई, 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं। आगे बढ़िए, जल्दी से फास्ट करो। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें का परिवर्तन होता है। चिकना तल पर जो भी परिवर्तन होगा नियमित परिवर्तन होगा। देखिएगा, एक रुक जाइए वाला, एक चिकना सतह हम बनाया आपके लिए, यह एक चिकना सतह हमने बनाया और एक रफ सतह बनाया हमने, 2 सतह बनाया। यहां से जो प्रकाश की परिवर्तन होगा, प्रत्येक किरण का परिवर्तन नियम के अनुसार नियमित होगा, लेकिन यहाँ पर कोई कहीं जाएगा और कोई कहीं जाएगा, नियमित परिवर्तन नहीं होगा। तो इस चिकने सतह से जो परिवर्तन होता है वो नियमित परिवर्तन होता है, नियमित इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, किसी दर्पण में पी को देखने पर वो कैसा मालूम पड़ेगा? समतल दर्पण में पी को जब देखेंगे तो कैसा मालूम पड़ेगा? बस ये चेंज हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन, देखिए वास्तविक, एक कंडीशन माइंड में सेट करिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। सेट इसमें कर लेना है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन, आपका आवर्धन का फॉर्मूला प्रूव भी किया गया है, m बराबर माइनस v बटा u कैसे होता है, अवतल दर्पण में सब सिद्ध किए हैं हम। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। आगे बढ़िए, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन, देखिए आभासी आ गया, आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंदु की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने, ये देखिए दर्पण है और ये दर्पण हो गया आपका, और दर्पण के सामने जो भी डिस्टेंस होगा, इधर का डिस्टेंस, ऐसे समझो ना, अगर ये रेखा है, ये मूल बिंदु हो गया 0, इधर का डिस्टेंस क्या होता है? निगेटिव, और इधर का पॉजिटिव। यानी कि यहां से अगर इसको मूल बिंदु मान लिया जाए तो ये सब होगा पॉजिटिव में और ये सब होगा निगेटिव। तो दर्पण के सामने जो वस्तु आएगी वो सब का सब किस में आएगी? निगेटिव में आएगी, यानी ऋणात्मक होगी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते चलिए, जितना क्वेश्चन कम से कम 20-30 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया जाएगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश हमारे, देखिए कई रूप में प्रकाश को डिफाइन हम कर सकते हैं। सबसे पहला बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, दूसरा हम बोल सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तीसरा हम बोल सकते हैं प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। फिर एक क्वेश्चन आया था, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश हमारे आंखों पर प्रभाव डालता है, जिस कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ऑप्शन की बात करते हैं, कोरों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इन आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, वो कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना क्या होगा? प्रकाशिक सघन होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल हवा में होती है या निर्वात में होती है? आगे बढ़िए वाला अगला क्वेश्चन आइए। अगला देखिए, एक प्रयोग में एक, अगर 3 ऑप्शन देकर बल्कि मान लीजिए 3 ऑप्शन देता है, पानी दे दिया, जल दे दिया, कांच दे दिया, भले एक तो पानी जल तक होता है, जल दे दिया, कांच दे दिया या फिर हवा दे दिया, तो कांच में याद रखिए कांच में सबसे कम होता है प्रकाश का चाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की आवश्यकता क्या है? पर्दा कितना दूरी पर हम रखे हैं। देखते हैं ऑप्शन, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को। बहुत बढ़िया, नंबर 1 आंसर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसाइड लेंस? अब इसके लिए फिर अब रुकना पड़ेगा हम लोग को, देखिए समझिए ध्यान से।
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, थोड़ा सा स्टूडेंट सब इसमें कंफ्यूज हो जाता है। एक ये और एक प्रिज्म। प्रिज्म आप लोग को बताते हैं। देखिए एक प्रिज्म क्या होता है ना, प्रिज्म 5 सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। देखिएगा ये, इसे हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। इसमें 5 सतह होती हैं। इस 5 सतह में 2 ट्रेंगल के पार्ट का होता है। कौन गिरा के फोड़ दिया इसको, 2 ट्रेंगल का पार्ट होता है। और इसमें जो होता है 1, 2 और 3 पार्ट जो होते हैं वो वर्ग के स्क्वायर के आकार के होते हैं। इसको लोग ट्रेंगुलर पार्ट बोलते हैं और ये सब स्क्वायर का शेप है। इसमें 5 सतह होती है और प्रिज्म से भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। आपको देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किरण आरे खींचे। ये सब आपको पता होने पहले भी कई बार बताया जा चुका है। अब देखिए बात करते हैं अभिसारी। खूब ध्यान से समझना सब। अभिसारी दिया है ना, अभिसारी और अपसारी, ये अपने जहन में बैठा लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। अभिसारी और अपसारी को 2 रूप में आपको बताते हैं। एक अभिसारी जो होता है किसको किसको बोलते हैं, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं, या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलेंगे या अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलेंगे। आते हैं अपसारी में, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलेंगे और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलेंगे। ये इतना माइंड में सेट रखिएगा, कॉन्फ्यूज मत होइएगा। किस प्रकार से बोलते हैं उत्तल लेंस को। देखिए उत्तल लेंस की एक बात करते हैं। आपके सामने हमने एक लेंस लाया, आपके सामने में एक लेंस आए और लेंस में हमने बताया कि 2 लेंस होता है। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है आपका अवतल लेंस। ये अवतल लेंस है जिसके बीच का हिस्सा मोटा हो और किनारा पतला हो, जिसके बीच का हिस्सा धंसा हुआ और किनारा मोटा हो। ये कहलाएगा उत्तल लेंस और ये कहलाएगा अवतल लेंस। तो ये क्या करता है ना, प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, एक बिंदु पर भेज देता है। ये आपके सामने हम एक उत्तल लेंस लेके आए। ये उत्तल लेंस का जो बीच का हिस्सा ये मोटा है और किनारा इसका पतला है, हम कहेंगे उत्तल लेंस। अब ये अभिसारी क्रिया किस प्रकार से दर्शाता है, देखिएगा ध्यान से। ताकि आप देख रहे होंगे, देखिए बोर्ड पर जितने भी किरणें इस पर पड़ रही हैं, जितने भी किरणें इस लेंस पर पड़ रही हैं, वो किसी एक बिंदु पर, एक सेंटर पर केंद्रित कर दिया है। सब किरणों को एक बिंदु पर भेज दिया है, सबको एक बिंदु भेज दिया है और इसे, इस क्रिया को हम लोग अभिसारी क्रिया बोलते हैं। यही अभिसारी लेंस और इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। आपको इतना बात दिखाई दे रहा होगा, इस लेंस में जितने भी किरणें यहाँ से आ रही हैं उन सब किरणों को एक जगह फोकसित कर दिया है और इसलिए इसको अभिसारी दर्पण, अभिसारी लेंस कहा जाता है। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अभिसारी लेंस क्यों कहलाता है। आपको प्रैक्टिकल करके दिखा भी दीजिए अभिसारी लेंस क्यों है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा लेंस अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस की बात कर रहा है। तो जो ये अपसारी लेंस होगा वो अपसारी कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब आगे आवर्धन ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन, जब आभासी प्रतिबिंब है तो आवर्धन कैसा होगा, धनात्मक होगा। आगे बढ़िए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा, वास्तविक, वास्तविक सीधा, आभासी और उल्टा। बहुत बढ़िया, आभासी और सीधा, काल्पनिक भी होता है और सीधा ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इधर फास्ट चल रहे हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए। समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, फिर वही क्वेश्चन आ गया, आभास, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों ये आभासी बनेगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दिश, किसी भी कार होता है, वाहन होता है, कोई भी गाड़ी हो, पीछे का दिश देखने के लिए ड्राइवर के जस्ट बगल में एक शीशा लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, जो पीछे के बड़े बड़े वाहन का भी इमेज जो छोटा करके पूरा स्पष्ट दिखाता है, उसको उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण, चलिए 20 क्वेश्चन हो गया क्या, चलिए 10 क्वेश्चन का थोड़ा ले कौन स्टूडेंट कितना सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन लाइए, आइए बालक बोर्ड पे आइए, 5 क्वेश्चन आप, 5 क्वेश्चन आया। फर्स्ट क्वेश्चन आइए, आइए इधर साइड में आप, और आंसर टिक लगाइएगा आप तेजी तेजी, फास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आप, फर्स्ट नंबर, बस पहला क्वेश्चन है, बनाइए आंसर इसका। आगे बढ़िए, इसको साफ कर लो, एक भी गलत नहीं होना चाहिए
अवतल दर्पण, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए तब लगाइए, रट के आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, इसका ये हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। द्वारा कहा जाता बहुत अच्छा, चलिए जाइए। आइए अयान बाबू, कहाँ गए? तेजी फास्ट है, 10 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर बाद आगे 5 क्वेश्चन जल्दी बनाइए ताकि आगे क्वेश्चन में आगे बढ़े। लाओ क्वेश्चन, ला बालक, आगे ले क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन बनाइए। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर पड़ती होती, कैसे होती है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। लेटर पी है, कैसा दिखाई देगा? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक लिए ऋणात्मक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब आवर्धन क्या होगा? धनात्मक, बहुत अच्छा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइए। कौन सा क्या कर रहा है? दर्पण कैसा है? दर्पण संरेखित का अनुसार दूर ली जाती है। देखिए दर्पण के सामने पूछा ना, नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने डायग्राम बना के आपको बताए हैं कि दर्पण के सामने जो भी डिस्टेंस मापा जाएगा वो किससे मापाएगा? ऋणात्मक में, माइनस में। आंसर क्या होगा इसका? ऋणात्मक। आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये आंसर आपको ऋणात्मक आंसर होगा। चलिए बैठिए, अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लोग, लाइए क्वेश्चन वाला 21 के बाद तेजी करिए। अगला क्वेश्चन रिवाइज आप लोग करते रहिए, किसी स्टूडेंट को हम बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, आगे 22 क्वेश्चन देखो, 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण तो कोई बता सकता है, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को होना चाहिए फोकस और ध्रुव के बीच में। क्या ऑप्शन कहीं दिया हुआ है? कहीं ऑप्शन नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या होता है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तल और समतल कहाँ पे है? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है देखिए उल्टा होता है। बस आज हम लोग रह दीजिए, आगे कल करेंगे लोग। एक और लाओ 26 में कुछ लाओ बना दे। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन उत्तरीय भी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 26 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जाने और साथ ही साथ जो मेन फैक्ट था दर्पण से रिलेटेड या लेंस से रिलेटेड सबका सब हमने समझा कर भी इसको बताया। तो कोशिश करिएगा घर पे जाने के बाद हम इस वीडियो को एक बार और देखें, प्रैक्टिस करें और जहां भी आपको डाउट लगता है घर पर आप क्लास में आइए और एक बार और हमसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछिए, इसका आंसर क्या होगा। डाउट होगा, पढ़िएगा तब ना डाउट होगा, जब पढ़वे नहीं करिएगा तो डाउट कहाँ से होगा। देखता ना स्टूडेंट कहता था सर हमको आज तक कोई क्वेश्चन ही नहीं फंसा है। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन क्या नहीं फंसा बाबू? तो कहता है सर हम पढ़वे नहीं करते घर पर। तो पैसा बर्बाद कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो जब मन नहीं लगता है, बार बार से बोलते हैं जब मन नहीं लगता हो तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। गार्जियन के पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आप कोई काम सीखिए, जाकर कोई काम करिए। ऐसा बात थोड़ी कि पढ़िए लिखिएगा तब भी पैसा कमा पाइएगा। आप कोई काम नहीं मन लगता है पढ़ने में, छोड़ दो। धोनी कौन था? धोनी, MS धोनी, जिससे इतना नाम प्रचलित है, इतना प्रचलित, उसको मन नहीं किया, सरकारी नौकरी लगा वो छोड़ दिया, TT का नौकरी लगा छोड़ दिया। मन था, जुनून था क्रिकेट खेलने का, अंदर जुनून था उसके अंदर, क्रिकेट खेला और क्रिकेट खेल कर देखिए कितना हाईलाइट हुआ। आप देखे होंगे सचिन तेंदुलकर, जिस स्कूल में उसको 8वां क्लास में ये बोलकर उसको निकाल दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को निकाल दिया गया था ये बात बोलकर कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, आज उस स्कूल में 8वां क्लास में सरकारी किताब में पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आप कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता है, आपके पास हुनर क्या चीज का है ये मायने रखता है।
आपका मन करता है पढ़ने का, मन लगता है पढ़ने में, जी जान से पढ़ाई कीजिए। जिस काम में मन लगता है उसी काम को मन से कीजिए। धोखा किसी को मत दीजिए बिना मतलब का, गार्जियन को धोखा मत दीजिए, लाइफ आपका खराब होगा। ठीक है, चलिए आप लोग बाकी अगला वीडियो में कल आप लोग हम पढ़ाएंगे। और बाकी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बालक, थोड़ा लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करिए, ताकि उस बच्चे के पास भी ये वीडियो जाए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो भी मेरे बातों को सुनकर कुछ सीखे, समझे और जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करे। चलिए, थैंक यू।